आदरणीय श्री विजयपाल जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, मिस्टर नरेंद्र जी, सभी उपस्थित गणमान्य शिक्षा विभाग के सदस्य और सभी प्रधानाचार्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरा सबको सादर अभिवादन। मुझे आज आप लोगों के साथ बात करनी है। हम ये नहीं सोचे कि मैं यहाँ आप लोगों को सिखाने आई हूँ। मुझे ये आदेश में कहूँगी कि अब मैं कुछ आप लोगों से बात करूँ। देखिए, हम लोगों को जब हम कुछ सीखते हैं तो बातचीत के जरिए हम ज़्यादा अच्छा सीखते हैं बजाय लेक्चर में, ठीक है। तो मुझे टॉपिक मिला था प्रभावी नेतृत्व के गुण, क्रियाशीलता, प्रयोगधर्मिता। ये ऐसे ही लिखा था या इसमें कुछ अंतर था? ऐसे लिखा था, यही था। सृजनशीलता के साथ, सृजनशीलता के साथ। चल, इस पर हम बाद में बात करें। प्रभावी नेतृत्व के गुण, क्रियाशीलता, प्रयोगधर्मिता एवं सृजनशीलता के साथ। तो अभी आप लोगों का ये सत्र चल रहा है। आज कौन सा दिन है? दूसरा। आज दूसरा दिन है। पहले सत्र में, पहले दिन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। क्या हम आपस में थोड़ा सा शेयर करें? इस सत्र में जितनी देर भी आप लोग बैठे, एक दिन बैठे, आज सुबह का सत्र भी हुआ होगा, क्या सीखा हम लोगों ने? आप सभी लोग प्रधानाचार्य हैं, कुछ अभी प्रधानाचार्य बने हैं, शायद कुछ समय से प्रधानाचार्य के पद पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हम शेयर करेंगे पहले हमने क्या सीखा कि जो मुझे एज प्रिंसिपल स्कूल चलाने में काम आएगा। थोड़ा सा एक्टिव चाहिए, जो पार्टिसिपेंट्स है दे शुड बी एक्टिव। क्या सीखा हमने इतने समय में? जी, हमारा सत्र चला डॉक्टर इंद्र पांडे जी द्वारा लिया गया था। इसमें उन्होंने बताया स्व के बारे में बताया कि हमारी कार्यप्रणाली कैसी हो, पद्धति कैसी हो, क्या उसके अनुरूप हम काम करते हैं या नहीं। ओके, नहीं, आप उसमें उस जो भी लेक्चर हुआ उससे, उस लेक्चर के बाद आप अपने आप में क्या परिवर्तन देखते हैं, इन सब से सीखना है। जो भी प्रश्न मैं आपसे कर रही हूँ, इन सब से आपको कुछ सीखना है, ठीक है। कि आपने जो भी यहाँ पे आपको लेक्चर मिला, जो भी आपने पढ़ाया गया आपको, उसके बाद आप अपने आप में क्या अंतर देख रहे हैं, है ना। जैसे स्व के बारे में बताया, ठीक है, स्व के बारे में बताया, लेकिन अब आप उसको कैसे अपने जीवन में लागू, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे उस ज्ञान को, जो भी ज्ञान आपको मिला, अब आप उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या परिवर्तन लाएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग क्या है? आप लोगों को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। इसको हम दूसरे शब्दों में ओरिएंटेशन भी कहते हैं। ओरिएंटेशन, है ना, हिंदी में उन्मुखीकरण। ओके, उन्मुखीकरण हिंदी में ओरिएंटेशन। ओरिएंट माने क्या होता है? ओरिएंट माने होता है टू गो अप। जैसे ये रीजन जहां सूरज उगता है, जैसे हम पूर्व कहते हैं, इसको अंग्रेजी में ओरिएंटल कहते हैं, ओरिएंट रीजन कहते हैं, ओरिएंटल कहते हैं। और ऑक्सीडेंटल जो दक्षिण पश्चिम का जो हो गया हमारा, वो हमारा ऑक्सीडेंटल कहते हैं। तो ओरिएंट माने ऊपर जाना, ठीक है। तो जब भी ऐसे वर्ग लगाए जाते हैं, ऐसी वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं, तो उसका मकसद, उसका लक्ष्य ये होता है कि हम सब लोग, जैसे हमने वर्ग जब हमने ज्वाइन किया था, तो हम उससे बेहतर बन के निकलेंगे यहाँ से बाहर। हमारा कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन होगा, यानी हम कुछ ना कुछ ऊपर आएंगे, दैट इज ओरिएंटेशन। तो इस वक्त जो आपकी वर्कशॉप है, जो आपका वर्ग है, इसका मकसद भी यही है। तो कोई ये बताएं कि मैं अपने आप में क्या चेंज देखूंगा, मैं क्या सीख के जा रहा हूँ, इन 1.5 दिनों में मैंने क्या सीखा। जैसे आपने कहा स्व के बारे में सीखा, लेकिन स्व आपने जान लिया। जैसे कोई ज्ञान है, जैसे हमने कहा कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, लेकिन अब इसका आप कैसे आगे जीवन में प्रयोग करेंगे, कहाँ पर इसको आप इसका यूज करेंगे, है ना। जानने के बाद किसी भी ज्ञान का जो भी आपने सीखा है, उसको अब आप कैसे उसका फायदा दिलवाएंगे लोगों को, स्वयं को, है ना। कोई भी बताएं। आज प्रातःकालीन प्रथम सत्र में डॉक्टर श्रीमान सुधीर नोटियाल जी, प्रवक्ता गाइड ने सत्र लिया। उन्होंने हमको बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप्स के बारे में बताया, जिसमें से एक ऑनलाइन लैब्स की वेबसाइट के बारे में उन्होंने बताया। और उसके माध्यम से हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इवन इंग्लिश तक की लैब हमारे पास, उसमें सारी गतिविधियों के साथ उपलब्ध है। और उसको बहुत अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करके बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो वो हमने लागू करना है। आपको वेबसाइट के बारे में पता चला? जी, बहुत। Anybody else?
जैसे शब्द है स्व, अपना, हाँ। तो कोई भी रूल अगर हम वहाँ लागू करते हैं तो पहले चाहे टाइम मैनेजमेंट हो या सोशल मीडिया को वहाँ चालू करना हो, तो वो खुद से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जा करके और उसे कह सकते हैं कि आप भी ऐसी चीजें करिए करके, अर्थात अपने को उनके सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो विशेषता स्व का विकास और अपने सहयोगियों के विकास में प्रधानाचार्य की भूमिका। बहुत अच्छा टॉपिक था। स्व जैसे आप बात करें स्व की, देखिए दो बातें हैं। एक है आपकी पर्सनल एक्सेलेंस, आपकी जो समझते हैं इतना पर्सनल एक्सेलेंस, और एक है आपकी प्रोफेशनल एक्सेलेंस। ठीक है, पर्सनल माने कि आप व्यक्तिगत रूप से एज अ व्यक्ति आप अच्छे बनेंगे, एक्सेलेंट होंगे। एक आप एज अ प्रोफेशनल, एज अ प्रिंसिपल आप आगे अच्छे बनेंगे। ठीक है, इन दोनों का आपस में एक संबंध है ना। तो पहला प्रयास हमारा क्या होना चाहिए कि हम अपने स्व पर केंद्र करें। मैं उसी विषय पे बता रही हूँ आपको। हम खुद से एक अच्छे इंसान कैसे बने, पहले एक पर्सनल एक्सेलेंस कैसे आए, पर्सनल एक्सेलेंस कैसे आए, है ना। हम कैसे एक अच्छा इंसान बने, और अगर हम पर्सनल एक्सेलेंस पर ध्यान देंगे तो प्रोफेशनल एक्सेलेंस हमारी अपने आप आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि पर्सनल एक्सेलेंस में हम चाहेंगे कि मैं बच्चे के लिए कुछ करूं, है ना। आप एक अच्छे इंसान बन रहे हैं, आप एक अच्छे टीचर बन रहे हैं, आप एक अच्छे प्रिंसिपल बन रहे हैं, तो आपके एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप चाहेंगे कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूं। और जब आपके मन में ये भाव आएगा कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूं, अपने स्टूडेंट के लिए क्या करूं, तो आइडियाज आपके पास अपने आप आएंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा था कि स्व पर आप केंद्रित करें, स्व पर केंद्रित करें। इसके अलावा पर्सनल एक्सेलेंस और प्रोफेशनल एक्सेलेंस को आपको एक दूसरे से रिलेट करना है ना जी। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल का प्रयोग करते थे, लेकिन मैं कोई भी एग्जाम्पल लेकर के, जैसे कल एक फूल जिसको ब्लूम उन्होंने जापानीज में बताया था, तो उन्होंने केवल फूल दिखा करके बिना उसका नाम बताए उसको कि मतलब किसी भी बच्चे से निकालना उसके बारे में बताया था। लेकिन मैं क्या करता था कि अगर बच्चों को नहीं आया तो मैं सीधे से बता देता था, लेकिन मुझे ये सीखा कि मैंने उसको बताना ही नहीं है जब तक वो नहीं जानता है। तो कुछ ऐसे एक उदाहरण और दिए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे ही सिखाना चाहिए, उससे बच्चा जल्दी सीखे। बिल्कुल। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? देखिए, जिन्होंने बताया कि हमें बताना नहीं है कि ये फूल है ना। फूल तो एक बहुत कॉमन सी चीज है, तो बच्चे बता देंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल देना है कि बच्चे कंस्ट्रक्ट करें, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, है ना। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, वो खुद बनाए कि अच्छा ये ऐसे, जैसे हम डेफिनेशन से हम देते हैं, परिभाषाएं हम देते हैं, तो हमें परिभाषा देनी नहीं है बच्चे को, हमको उसको बता देना है कि एक ऐसी सिचुएशन है, और फिर अब आप इसमें इसकी परिभाषा बनाए, क्या है ये बताइए, है ना। तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। ठीक है, जैसे बीएड में भी हम लोगों को सिखाया गया है कि आपको टॉपिक कभी भी बोर्ड पे नहीं लिखना है, ये आपको अपने टीचर्स को सिखाना है, क्योंकि आप तो खुद प्रिंसिपल्स हैं, तो आपको बोर्ड पे नहीं लिखना है, बच्चे को खुद से सीखना है, बच्चों को बताना नहीं है, इन्फॉर्मेशन को आपको ट्रांसफर नहीं करना है, बच्चों को बताना बिल्कुल भी नहीं कि ये ऐसा होता है, बच्चे को उस इन्फॉर्मेशन को खुद से समझना है, खुद से लेना है। उसके लिए आपका काम क्या है? केवल फैसिलिटेट करना। जैसे आपने सुना भी होगा कि आपका काम क्या है? एक टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता, कभी भी काम करना, पढ़ाना नहीं होता, उसका काम होता है फैसिलिटेट करना, ऐसा एटमॉस्फेयर देना कि बच्चा खुद से सीखे, है ना। जो प्रिंसिपल होंगे, जो भी प्रिंसिपल होंगे, उन्हें पहले मतलब ही और शी मस्ट बी अ गुड टीचर। अगर आप एक अच्छे टीचर नहीं है तो फिर आप एक अच्छे प्रिंसिपल नहीं बन सकते, ये एक फैक्ट है ना। अब देखिए, आपने कितने प्रिंसिपल के साथ काम किया होगा, है ना, जो भी आपका अनुभव है, तो आप बताएं कि कौन से प्रिंसिपल ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, कौन से प्रिंसिपल से आपने सीखा, क्या सीखा जो आपके अंदर नहीं था। प्लीज, तभी आप लोग देखेंगे, तभी आप लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल में किस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है, कौन प्रिंसिपल इफेक्टिव होता है, कौन प्रिंसिपल इंप्रेसिव होता है, कौन प्रिंसिपल किसी दूसरे को सिखा सकता है, जो सिखा सकता है वो टीचर है ना। आपने बहुत सारे प्रिंसिपल के साथ काम किया होगा, तो आपने क्या सीखा उनसे? कोई भी बताए कि मैंने उन प्रिंसिपल के साथ काम किया और उनमें ये गुण था। सब लोग पार्टिसिपेट करें। देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, बच्चे बैठे हुए हैं। हम क्या करते हैं, जब हम बात पूछते हैं तो कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। हमारा कोई भी कार्यक्रम चल रहा है वो पार्टिसिपेटरी होना चाहिए कि सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो, सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो। तो ये तो वैसे भी कर सकते हैं आप, एक क्वेश्चनर बना के भी काम हो सकता है कि आपने सबको दे दिया, नाम नहीं लिखे, है ना।
ताकि हमें तो केवल ये जानना कि कौन सी चीज को कौन से गुण को अप्रिशिएट किया जा रहा है या कितने लोगों में कौन से गुण थे, है ना। हाँ ठीक है। जब मैं फर्स्ट में मैं गया था तो मुझे आगे आने में बहुत झिझक लगती थी, मतलब मैं डरता था बच्चों के सामने, बच्चों की संख्या भी बहुत अच्छी थी तो डरता था। तो जब मैं प्रिंसिपल सर ने मुझे आगे आने के लिए ऐसे बिल्कुल नहीं, आप ही नहीं कराना है, एक अनुशासनात्मक ढंग से मुझे आगे गया तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और मुझ में अनुशासन की ऐसा लगा कि मुझे अनुशासन में ऐसे ही रहना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने मुझे अनुशासन में रखा, अनुशासन करने को मिला मुझे। फिर वैसे 3 मुझे अपने अभी तक 3 प्रिंसिपल जो थे उनसे मैं रूबरू हुआ और उन्होंने दूसरे जो रहे उनसे जो क्लास में थोड़ा मैनेजमेंट का सीखा, क्लास में पढ़ाने का वो सीखा। तीसरे में उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब बाहर की नॉलेज से मुझे मतलब अधिक से अधिक नॉलेज ग्रहण करने का वो मुझे तरीका सिखाया, कैसे लोगों से कैसे मिलना चाहिए, कैसे अन्य लोगों से बातचीत करनी चाहिए, ये उनसे बहुत अच्छे से मुझे सीखने को मिला जिनके साथ आपने काम किया। मेरा प्रश्न है कि जिन प्रिंसिपल के साथ आपने एज ए टीचर काम किया उन प्रिंसिपल में आपको कौन सी क्वालिटी दिखी जो आप भी चाहेंगे कि मैं अपने अंदर डेवलप करूं या मेरे अंदर भी होनी चाहिए। एज ए टीचर जब आपने किसी प्रिंसिपल के साथ काम किया तो किस प्रिंसिपल की क्वालिटी आपको लगा कि हाँ ये प्रिंसिपल से मुझे ऐसी ये चीज सीखनी है, मुझे भी इनके जैसा बनना है। टाइम मैनेजमेंट, मैंने जिनके साथ काम किया वो बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल थे, वो उन्हें देख के हम घड़ी की सुई मिला सकते, इतने पंक्चुअल, इतने पंक्चुअल थे। तो पंक्चुअलिटी देखिए एक गुण आपको मिला है कि पंक्चुअलिटी जो है आपको इम्प्रेस करती है, आप सीखते हैं। एनीबॉडी एल्स? अभी तक एक ही प्रिंसिपल के साथ अंडर में काम करने का मौका मिला, तो ही वाज अ वेरी गुड टीम पर्सन, वरीड अबाउट एवरीवन। The second thing which inspired me most that was his appraisal of others' work. अपने काम तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, पर हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका अप्रेजल वो अपने काम से, हम लोग का अपने काम का क्रेडिट भी हम लोगों को देते थे। तो दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ हिम व्हिच आई रियली गॉट इंस्पायर्ड। बताइए क्या सीखा आपने इस पॉइंट से? दूसरों के काम को एक्नॉलेज करना है ना। किसी ने भी कोई काम किया, किसी भी टीचर का काम किया हुआ अनएक्नॉलेज नहीं होना चाहिए। अनएक्नॉलेज माने कि टीचर के वर्क का आपने उसको एक्नॉलेज, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि आपने कहा हाँ आपने ये अच्छा काम किया है ना, आपने अच्छा काम किया। ये नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि मैं लीडर हूँ इसलिए शायद ये काम हुआ, है ना। दिस इज कॉल्ड टीम वर्क ऑल्सो। टीम वर्क है, उस पर हम पॉइंट बात आएंगे, उस पॉइंट पर आएंगे। अब देखिए ना हमारी क्लास चल रही है, ये देखिए अब हम इस क्लास में कितने एक्टिव हैं, कि सबके हाथ खड़े हैं या सब लोग बिल्कुल तत्पर हैं जवाब देने के लिए। ये सब चीजें हमें सीखनी है ना, कि हम कितने एक्सप्रेसिव हैं, हम कितने एक्सप्रेसिव हैं। होता क्या है, देखिए मन में जरूर विचार आ रहा होगा कि हाँ मैंने ये प्रिंसिपल से ये सीखा, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। या क्या ऐसा हुआ है कि आपको अभी तक कोई प्रिंसिपल नहीं मिला कि जिससे आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो? अगर ये भी हुआ है तो भी आप देखिए ये भी आपके लिए एक लेसन है, तब भी आपके लिए एक लेसन है कि कहीं आप भी ऐसे प्रिंसिपल ना बने कि जिससे किसी को, आपके साथ जिन लोगों ने काम किया है उन्हें कुछ सीखने का मौका नहीं मिले, है ना। जहां भी आप काम करें आपकी टीम को आपके साथ काम करने में कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है जो हम कहते हैं कि लीड बाय एग्जांपल, है ना। जो आप टीचर से अपना उम्मीद कर रहे हैं, अगर आप अपने टीचर से उम्मीद कर रहे हैं कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए तो पहले आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है लीडरशिप। कौन एक लीडर होता है बताइए? ज्यादा टाइम ना ले लो, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का टाइम। चलिए आपकी नजरों में 1.5 घंटे का है, चलिए तो थोड़ा कर सकते हैं। आपकी नजरों में कौन एक लीडर है? अब देखिए लीडर वर्ड से आप फेमिलियर हैं, बाकी जानते हैं लीडर वर्ड क्या है, लेकिन कौन लीडर है आपकी नजरों में? कौन लीडर है आपकी नजरों में जो अपनी टीम को अपने साथ आगे ले सके, जो अपनी टीम को अपने साथ आगे ले सके? लीडर हम सोचते हैं जो आगे से चलता है और उसके साथ साथ आप चलते हैं। बैठते हैं, जो अपनी टीम का पूरा विकास कर सके, उसका अपनी चाहे शैक्षिक विकास हो, चाहे गुणवत्ता हो या व्यावसायिक विकास हो, पूरा उसका विकास हो सके। ठीक है। असली रियल लीडर वो है जो खुद आदेश न देकर के खुद इनिशिएटिव करता है, दैट्स अ रियल लीडर। चलिए, और कोई आपको लग रहा है कोई
पॉइंट ऐसा रह गया जो उसमें नहीं आया? जिसके पास अपनी टीम के सभी लोगों के क्षमताओं का पूरा ज्ञान है और उनको उनकी क्षमताओं के अनुरूप काम दे सके। देखिए ना, जो आपको बता रहे हैं सर, उससे हम लोग कुछ सीख रहे हैं। देखिए ना कि जिसको अपनी टीम के बारे में पूरा पता है कि मेरे टीम का कौन सा मेंबर कितना एफिशिएंट है और मुझे किसको कहां पर लगाना है, कहां पर उसका उसकी क्षमताओं का प्रयोग करना है ना। लीड का अपोजिट क्या होता है? फॉलो। लीड करना और फॉलो करना है ना, लीड करना फॉलो करना। देखिए लीडर जो होता है, इस बात को बच्चों को भी समझाना है, क्योंकि ये है आप लोग क्या क्लास लेना आप लोगों के लिए अनिवार्य होता है या नहीं होता है? क्लास लेते हैं, 2 पीरियड लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, 2 पीरियड लेते हैं। तो आपको जो है बच्चों के साथ, मतलब बच्चों को कैसे ओरिएंट करना है, वो आपके पास एक मौका रहता है। देखिए लीडर एक वही नहीं है जो चेयर पे बैठा है सामने। सबसे पहले बच्चों को बताना है, लीडर वो है जिसके पास हर फील्ड में एक लीडर हो सकता है। जैसे क्लास में है, मान लीजिए जो बच्चा सबसे ज्यादा हेल्पफुल है और जिसके पास बच्चे किसी भी तरह की हेल्प के लिए जाते हैं, वो भी लीडर है, उसके फॉलोअर है, क्योंकि बच्चे उससे हेल्प के लिए जा रहे हैं। स्टाफ मेंबर्स में देखिए कोई टीचर क्या होते हैं, भले ही वो प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा प्लेस क्रिएट करते हैं कि बाकी टीचर जो किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए, किसी भी उसके लिए वो उनके पास जाते हैं। तो लीडर कोई जरूरी नहीं है कि जो किसी एक चेयर पर बैठा हुआ है। एक टीम में बहुत सारे लीडर हो सकते हैं। इस बात को कि हर एक टीम में बहुत सारे लीडर हो सकते हैं, कि जैसे कोई टाइम मैनेजमेंट किसी को बहुत अच्छा आता है, किसी को रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, आपके टीचर्स। तो आप क्या करें, उनको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर सकते हैं कि भाई आप ये वाला काम करेंगे, आप ये वाला काम करेंगे। तो उससे क्या होता है कि वो खुद भी अपने को इम्पोर्टेंट महसूस करते हैं ना। और कई बार क्या होता है, देखिए कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो अपनी क्षमताओं को नहीं जानते हैं। यह है, जब तक कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी नहीं जाती, वो अपनी उस क्षमता को जानता नहीं है। इसलिए उसको ऐसा काम दे कि जिससे वो, जैसे आपको लगा इसमें ये है लेकिन ये अभी अवेयर है, इसको पता नहीं कि मैं इस फील्ड में एक अच्छा काम कर सकता हूँ या मेरी एक क्षमता है, तो वो पहचानना आपका काम है ना। जैसे एक डॉक्टर एपीजे कलाम का एक उदाहरण है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि एक बार उन्हें उनके प्रोफेसर ने कहा, जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, आपको पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जब थे वो स्कॉलरशिप से पढ़ रहे थे और इतनी गरीबी से वो वहां पहुंचे थे कि उनकी बहन ने अपनी जो ज्वेलरी थी उसको गिरवी रख करके ही उनकी फीस दी थी। तो उनके प्रोफेसर ने उनसे कहा कि ये प्रोजेक्ट आपको 3 दिन के अंदर पूरा करना है। सुनी है क्या आपने कहानी? आपने सुना है? हाँ, किसी और लोगों ने सुनी है? 3 दिन के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, और अगर आपने ये प्रोजेक्ट 3 दिन के अंदर पूरा नहीं किया तो आपकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी। तो वो लिखते हैं, उनकी किताब है इग्नाइटेड माइंड्स, तेजस्वी मन हिंदी में है और इग्नाइटेड माइंड इंग्लिश में, बहुत अच्छी किताब है। तो उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए वो स्कॉलरशिप एक लाइफ लाइन थी, यानी उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता था, अपने सस्टेन नहीं कर सकता था अपने ट्रेनिंग को। तो मैंने क्या किया कि अपना बिस्तर ही वहां लगा दिया, लैब में लगा दिया। मुझे पता था कि 3 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने वहीं लगा करके मैंने काम किया और मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तीसरे दिन हमारे जो प्रोफेसर थे, वो, मैं लैब में काम कर रहा था, वो बाहर जा रहे थे, उन्होंने खिड़की से देखा कि अब्दुल जो है वो अंदर बैठ के काम कर रहे हैं। तो वो अंदर आए और उन्होंने पूछा कि क्या आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया? उन्होंने कहा हाँ, मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तो कहने लगे उस दिन मुझे पता चला मेरी क्षमता क्या है। उससे पहले मुझे ये पता नहीं था कि मैं इतना केपेबल हूं कि मैं किसी प्रोजेक्ट को 3 दिन में भी पूरा कर सकता हूं, है ना। हो सकता है उनके प्रोफेसर को दिखा होगा उनमें कि भाई ये कर सकता है, और शायद इसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, तो इसको आपको एक शक्ति का एहसास दिलाना, ये आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी है। और जैसा आपने बताया था कि अब समय वो नहीं रहा जो पहले था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन होता था। 2 शब्द हुआ करते थे पहले एक शब्द होता था एडमिनिस्ट्रेशन, अब समय है मैनेजमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन समय नहीं रहा कि जब आप, क्योंकि लोग, मतलब हर कोई अपनी इंपॉर्टेंस चाहता है ना। कहीं भी जब टीम में काम करते हैं तो हर किसी को अपनी एक इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, उसको वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरी जो एबिलिटीज है उसे एक्नॉलेज किया जाए, है ना। तो अब क्या है, अब समय एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं रहा कि आप चेयर पर बैठे हैं और आप वहां से आप रूल्स बना रहे हैं या पास कर रहे हैं। अब आप टीम मेंबर हैं, आपको एक टीम की तरह काम करना है ना। तो उसमें क्या होता है कि हर कोई जो है आपसे मोटिवेट होता है। दूसरा क्या होता है कि देखिए, अगर आपके अंदर
क्वालिटीज हैं, गुण हैं, कुछ ऐसे क्वालिटीज हैं। तो आप जितना लोगों से मिलेंगे, जितना अपने अध्यापकों से मिलेंगे, वो उन तक जाएंगे। अधिकतर क्या होता है कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपने को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, माने कि देयर इज अ डिस्टेंस, बीच में गैप हो जाता है, स्टाफ और जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके बीच में गैप हो जाता है। वो गैप नहीं करना है, बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। आप लोगों को, यू आर वन ऑफ द मेंबर्स, लेकिन वो डिस्टेंस कैसे मेंटेन होगी कि आपको उनको समय समय पे आपको उनको ये पूरा मैसेज देना, प्रूव करना कि मैं लीडर के लायक हूँ, मैं आपका लीडर बनने लायक हूँ। ये नहीं कि आप उनके साथ बैठे, उनके साथ मिक्सअप किया तो यू आर वन ऑफ देम ओनली, यू आर ऑफ देयर काइंड ओनली। अगर आपको प्रिंसिपल बनाया है तो किसी रीजन से बनाया, कुछ गुण देख करके आपको प्रिंसिपल बनाया हुआ है ना, कुछ ना कुछ गुण देख करके, कोई ना कोई आपके अंदर क्वालिटीज देख करके आपको प्रिंसिपल बनाया होगा। तो वो मैसेज जाते रहना चाहिए। आप भले आप यू आर वन ऑफ द टीम मेंबर्स, आप एक साथ टीम में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि आप भी उन्हीं की तरह हैं। तो वो सोचेंगे भाई हम फिर इनके अंदर क्यों काम करें। कौन किसके अंदर काम करना चाहता है? जो जिसके अंदर जो आपसे बेहतर होगा, आप उसी के अंदर तो काम करेंगे जो आपसे बेहतर होगा। अगर कोई आपसे बेहतर नहीं तो आप उसके अंदर क्यों काम करेंगे, है ना। आपका लीडर जो भी आपके ऊपर काम कर रहा है वो आपसे ज्यादा केपेबल होना चाहिए, तो वो आपको प्रूव करना है। लेकिन दिस इज टाइम ऑफ टीम वर्क, है ना। अभी ये सिस्टम, अब नया जो कल्चर आ रहा है कि अब कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बच्चों में भी, इवन बच्चों में भी ये कहा जा रहा है, पता नहीं ये तो एक टॉपिक है कि जैसे हम कहते हैं कि बच्चों के अंदर प्रतियोगिताओं की वो होनी चाहिए, एटीट्यूड, हाँ, कि हमें कॉम्पीट करना है इंडिविजुअली अपने दोस्त के साथ, है ना, अपनी क्लास में फर्स्ट आना है। ये सब अब उसको डिस्करेज किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है कि जब भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट कैसे आएगा, जब पूरी टीम एक साथ काम करती है। अगर वो आपस में कॉम्पिटिटर बन जाएंगे तो फिर वो एक साथ काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से एक टीम वर्क हम कितना अधिक प्रमोट कर सकते हैं, टीम वर्क को, इवन क्लास में भी है, जैसे क्लास में भी है, सारे बच्चों के साथ है। इसीलिए जैसे मैंने अपने स्कूल में जो किया है, मैंने अभी हाउसेस को, हालांकि कुछ कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं जिसको आप टीम में नहीं करा सकते, लेकिन अधिकतर आप कोशिश होनी चाहिए कि टीम में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ग्रुप जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ग्रुप एक्टिविटी जो होती है वो होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ काम करना सीखते हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें हर बच्चे का विकास करना है, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड होना है। जैसे कई बार है कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब है काम नहीं हुआ। विज्ञान के कितने लोग हैं यहाँ पे, विज्ञान जो पढ़े हैं, विज्ञान वाले 6 विज्ञान में क्या है, देखिए, अगर आपने इस दीवार को पुश करना शुरू किया और ये दीवार अपनी जगह से मूव नहीं होती है तो वर्क डन इज जीरो, वर्क नहीं हुआ, इसका मतलब है ना। तो ऐसे ही आपने कितना ही काम किया, सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि काम नहीं हुआ, है ना। तो वो हमें देखना है कि कैसे हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। भारतवर्ष में थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि काम बहुत हो रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है ना। ये समय अब जो है लाइफ स्किल्स का है। जो पहले हमारी वोकेबलरी थी, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, या आईक्यू है क्वेश्चन का, अब वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है जितनी इंपॉर्टेंस ईक्यू और एसक्यू को मिल रही है, इमोशनल क्वेश्चन, है ना। अभी मुझे कुछ पिथौरागढ़ में जो आईपीएस ऑफिसर थे, वो फॉर्चुनेटली मेरे बेटे के क्लास फेलो थे, वो एक आईआईटीएन थे, आईआईटी दिल्ली से उन्होंने बीटेक किया था और उसके बाद वो आईपीएस थे पिथौरागढ़ में। तो मैंने उनको बोला, बच्चे को बोला, मेरे बेटे का क्लास फेलो था वो रामचंद्र राजगुरु, आजकल वो रुद्रपुर में है, पीएससी में इस समय कमांडर हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा आपने तो आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया और आप अब आईपीएस हैं, आपको जहाँ पर क्रिमिनल्स और इनसे डील करना पड़ता है, पब्लिक डीलिंग भी आपकी होती है, तो आप कैसे काम करते हैं? आप तो इंटेलिजेंट थे क्योंकि आप आईआईटी में निकले। तो उन्होंने कहा देखिए मैम, अब समय जो आ गया है वो आईक्यू का नहीं रहा, अब ईक्यू का रहा। अगर आपका ईक्यू स्ट्रांग है तो आप कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते। इमोशनल क्वेश्चन क्या है? इमोशनल क्वेश्चन क्या है कि आप अपने इमोशंस को कितना बेस्ट यूज कर सकते हैं, है ना। आपका अपने ऊपर, अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल है,
कितना कंट्रोल है, और आप कितना, यू आर नॉट गाइडेड बाय योर इमोशंस आर गाइडेड बाय यू, है ना। ये नहीं कि आप गुस्सा और आपने एक्सप्रेस कर दिया, है ना। तो EQ क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। EQ और स्पिरिचुअल क्वेश्चन तो है ही, वो तो खैर बात की बात है। EQ आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को भी बताना है कि आज IQ से ज्यादा EQ इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों को भी उसी EQ पर काम करना है, स्किल पर काम करना है, लाइफ स्किल्स पर। लाइफ स्किल्स, EQ का बेस्ट यूज ही लाइफ स्किल है। जैसे आपने देखा होगा कि आज सक्सेसफुल लोग भी फैमिली लाइफ या तो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या कई बार आपने देखा होगा अच्छे अच्छे जो ऑफिसर्स होते हैं वो प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, है ना। कंपटीशन में तो निकल गए, ऑफिसर भी बन गए, लेकिन उसके बाद उस प्रेशर को, जो काम का प्रेशर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है, वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो बहुत से केसेस होता है, हाई बीपी है या सुसाइड लोग कर लेते हैं, है ना। तो वो क्या है कि आपको लाइफ स्किल नहीं आता। एज ए लीडर आपको लाइफ स्किल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं स्कूलों में। जब आप काम करते हैं तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं, है ना। आपको बच्चे का रिजल्ट देना है, स्टाफ से काम लेना है ना, जो आपके सीमित संसाधन है उनका प्रयोग करना है। तो वहां पर आपको कैसे अपना बैलेंस बना करके आपको काम करना है, वहां पर आपके सारे के सारे लाइफ स्किल्स काम आते हैं, है ना। कि जो आपके रिसोर्स है, सबसे बेस्ट मैनेजर कहें या बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहें, वो होता है जो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट मैनेजमेंट करता है। आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास क्या है, आपके टीचर्स हैं, आपके रिसोर्सेज आपके पास आपके टीचर्स हैं। उन टीचर से आपको काम लेना है, जो आपका मानव संसाधन है ना। बाकी आपके पास देखिए, आपके पास और संसाधन है, आपके पास डिजिटल संसाधन है ना। आपके पास नेट है, गूगल है, वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट एप्स हैं जिनको आप यूज करते हैं, है ना। लेकिन आपका सबसे बड़ा जो यूज आज भी मानव संसाधन है, कि आप मानव संसाधन का, अपना जो मानव संसाधन है उसको आप कैसे द बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो लीडरशिप में आपको क्या करना है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आई एम मेंबर ऑफ द टीम, आई एम नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ लीडर। मुझे अपने आप को एक लीडर प्रूव करना है कि लोग मुझे फॉलो करें। ये हमें सर जैसा बनना है या मैडम जैसा बनना है, किस फील्ड में, है ना। लाइक एक एग्जाम्पल पंक्चुअलिटी का आया, है ना। काइंडनेस है, एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का आप कितना सारा काम कितनी कम समय में बहुत अच्छे से करते हैं। एफिशिएंसी आपके अंदर कितना काम कर सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक, दैट्स एफिशिएंसी। कि थक गए, शाम को आपने कहा पूरे दिन काम चल रहा है, शाम को आप थके हुए दिख रहे हैं, तो टीचर को लगेगा नहीं, सर में या मैडम में एफिशिएंसी नहीं है। आपको थका हुआ नहीं महसूस होना चाहिए अगर आप काम कर रहे हैं। प्रोफिशिएंसी है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप मैथ्स पढ़ाते हैं या आप सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं, है ना। तो आपको सोशल स्टडीज कितनी आती है, यू कैन बी टेस्टेड। आपको आराम से आपके टीचर्स टेस्ट कर सकते हैं कि आपको सोशल स्टडीज कितनी आती है। कोई ना कोई आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए किसी भी चीज में। अगर आप म्यूजिक के टीचर हैं, मान लीजिए कि आपका म्यूजिक का भी सब्जेक्ट रहा हो, तो आप म्यूजिक में कितने प्रोफिशिएंट हैं, है ना। तो ये चीजें हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है बिफोर टेस्टिंग द अदर पीपल, बिफोर कमेंटिंग अपॉन द अदर पीपल्स क्वालिटीज एंड ऑल, है ना। पहले हमें अपने आप में देखना है कि मेरे अंदर कितनी एफिशिएंसी है, मैं कितना काम एक दिन में कर सकता हूं। आपकी एफिशिएंसी, जैसे आप लोगों ने कहा प्रिंसिपल का, लेकिन ये पॉइंट नहीं आया कि वो बहुत सारा काम करते थे लेकिन थके हुए नहीं दिखाई देते थे कभी। हमारे प्रिंसिपल, हमने उनको कभी थका हुआ नहीं देखा, हमने उनको इतना एनर्जेटिक देखा। वो एक कीन लर्नर थे, ये क्यों नहीं से दिखाया कि वो सीखने के लिए हर समय, हम वो सीखने के लिए बहुत तत्पर रहते थे, उत्सुक रहते थे। वो हर समय कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे, है ना। उनके अंदर एक गुण था कि वो हर समय कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे, जो सबसे बड़ी क्वालिटी वो है। आप उसको यूज करो, लेकिन उनके लाइफ से आप क्या सीख रहे हैं, है ना। प्रोफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है, काइंडनेस है, कितने काइंड थे, कितना केयरिंग थे फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द स्टाफ, कितने केयरिंग थे। जैसे काउंसलिंग होता है, देखिए रोल क्या होता है काउंसलर का। देखिए काउंसलर का रोल क्या होता है, आपको बताना, समझाना कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, अगर हम बड़े लोग काउंसलिंग ले रहे हैं, कि हमें कैसे, जो वटेवर मैं जैसा भी हूं या मैं जैसी भी हूं, उसके साथ मुझे कैसा अपना बेस्ट परफॉर्म करना है ना।
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके पास सारे संसाधन इजीली अवेलेबल है। अगर हमें लगता है कोई व्यक्ति जो है बहुत लकी है, हमें लगता है कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो हम ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि उसने पास्ट में काम कैसे किया, कैसे उसने अपने संसाधनों का प्रयोग किया। आपके संसाधन, जैसे हम कह रहे हैं, आपके अंदर की शक्तियां भी, जैसे हम एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, आपके अंदर की शक्तियां, उनको आपको पहचानना है। देखिए पंडित श्री राम शर्मा जी हैं, आप उनका नाम सुना होगा, गायत्री पीठ जो चलाते हैं, जो चलाते थे, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने जितना काम किया, जितना लिखा है, उनकी छोटी छोटी किताबें हैं, वो हमें जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि देखिए इस संसार में अच्छे लोग का जीवन अच्छा होता है, अच्छे लोगों का जीवन बुरा भी होता है, बुरे लोगों का जीवन अच्छा भी होता है, बुरे लोगों का जीवन बुरा भी होता है। यहाँ पर कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि अच्छे लोगों का जीवन अच्छा ही होगा या बुरे लोगों का जीवन बुरा ही होगा। यहाँ पर कहीं कोई ऐसा रिलेशन नहीं है इस धरती पर। कौन लोग सफल होते हैं, उन्होंने कहा, तो वो लोग सफल होते हैं जो अपनी आंतरिक शक्तियों को, जो आपके अंदर शक्तियां हैं, अपने अंदर की शक्तियां हैं, आपका विल पावर है, आपकी एफिशिएंसी है काम करने की, है ना, आपकी IQ है, EQ है, उन सबको जो संगठित कर लेते हैं, अपने अंदर की जितनी भी शक्तियां, जो आपके, उसको हम फैकल्टीज भी कहते हैं, आपके अंदर की जो शक्तियां, आपको बुद्धि दिया भगवान ने, आपको हृदय दिया है भगवान ने, है ना, आपको इमोशन दे, उन सब को जो संगठित कर लेता है और फिर उसका यूज करता है, वो व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होता है। उसका कहीं भी किसी और चीज से लेना देना नहीं। जैसे हम कहते हैं कि भाग्य है, ये सब चीजें हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं। आपके अंदर आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है और फिर उन शक्तियों को संगठित करना है। वो आपके संसाधन है, वो आपके संसाधन है। आपको अपने संसाधनों को पहचानना है कि मैं किस शक्ति को अच्छा यूज कर सकता हूँ। आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप एक बहुत अच्छे राइटर हैं, आप बहुत अच्छा पोएम कंपोज कर सकते हैं, आप पढ़ाते इतना अच्छा है कि बच्चे मंत्रमुग्ध रहते हैं, समझ जाते हैं, सारे बच्चे जो भी पढ़ाते हैं बच्चों की समझ में आ जाता है ना। तो वो सारे आपके स्किल्स हैं। उन स्किल्स को आप कैसे कंबाइन करेंगे टुगेदर, सबको कैसे साथ मिला करके आप कार्य करेंगे और फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। तो ये चीजें आपको रियलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को भी आपको, आपका लक्ष्य है, आपका कार्य है कि आपको बच्चों के जीवन को उन्नत बनाना है, आपको अपने बच्चों के जीवन को उन्नत बनाना है आपकी टीम की सहायता से, अपने टीचर्स की सहायता से। तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए पहले आपको अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। अगर आप अपने डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप वो रिजल्ट नहीं ला सकते, और उसके लिए रीडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वाध्याय, अगर आप रोज पढ़ते नहीं हैं, पर्सनल एक्सेलेंस के लिए, प्रोफेशनल बात अलग है, पर्सनल एक्सेलेंस के लिए अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो फिर आप एक बहुत अच्छे संसाधन नहीं प्रूव कर सकते, अपने को नहीं कर सकते। इसलिए आपका रोज का रोज पढ़ना आवश्यक है। जैसे मैंने अपने स्टाफ को कंपलसरी किया हुआ है कि आपको हर दिन एक डायरी बनवा रखी है सबसे, हर दिन आपको उस डायरी में कुछ न कुछ लिख करके लाना है जो आपने पढ़ा था। आप 4 शब्दों की मीनिंग लिख करके लाइए, आप एक कोटेशन लिख करके लाइए, जो भी पढ़ा। अब वो कितना स्पिरिट में होता है, वर्ड में होता है, वो बात है, लेकिन आपको, हमारा लक्ष्य है, हमारा दायित्व है आपको बताना है कि आप पहले अपने पर्सनल एक्सीलेंस के लिए काम कीजिए, और उसमें रीडिंग इज मस्ट। अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो किताबें आपकी गुरु होती हैं और वही आपको सिखाती हैं। ये आपकी लीडरशिप है। उसके बाद का देखिए आपका क्रियाशीलता, प्रयोगधर्मिता और सृजनशीलता। देखिए इनोवेशन की बात आती है, आजकल इनोवेशन शब्द बहुत कॉमन हो रहा है। एक्सपेरिमेंट की बात होती है। मैंने अपने स्कूल में एक नया सिस्टम बनाया, कुछ अलग सिस्टम बनाया है, क्योंकि मैंने इतने लंबे कार्यकाल में देखा। आप मेरा परिचय दे रहे थे, मैं अभी BLM अकेडमी में अब नहीं हूँ, प्रेजेंट में नहीं हूँ। BLM अकेडमी मैंने ईयर 19 में स्टैब्लिश किया था, और 2011 में स्टैब्लिश किया था, और 2019 में मेरा रिटायरमेंट था 61 कंप्लीट करने के बाद, तो मैंने BLM अकेडमी छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने एक नया स्कूल शुरू किया है स्वस्थयन नाम से, इन ईयर 19, स्वस्थयन नाम से, स्वस्थयन नाम है उसका। मैं बताती हूँ उसका मीनिंग क्या है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। उसमें मेरे काफी वेबिनार्स भी आए हैं, काफी इंटरव्यूज भी आए हैं। मैं प्रिंसिपल सर को भेज दूंगी, प्रिंसिपल सर उनको आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या देखा, मेरा एज ए प्रिंसिपल जो मेरा अनुभव रहा, जिस पर मुझे लगा कि मुझे अभी रिटायर नहीं होना है, मुझे और भी काम करना है। क्योंकि स्कूल में कुछ बच्चे तो अच्छा करते हैं, वो स्वतः ही अच्छा करते हैं, उसमें स्कूल का रोल बहुत ज्यादा नहीं होता।
लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते। उन्हीं लोगों को एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है या एक अच्छे प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है कि हम उन बच्चों के बारे में सोचें, हम उन्हें कैसे अपलिफ्ट करें, कैसे हम उन्हें ऊपर लाएं। अब देखिए, अगर हम बोलते रहेंगे तो पता नहीं कितने घंटे निकल जाएंगे। देखिए, भारत में अभी रिसेंटली, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मैंने बच्चों से पूछा कि भाई आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। बहुत से बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, एग्री है ना, क्यों नहीं लगता, बताइए कारण बताइए, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता बच्चों का। देखिए, ये मन जो है हमारा जो बुद्धि है, इसका स्वभाव ये स्वच्छंदता चाहता है। जो हमारी बुद्धि है ये स्वच्छंदता चाहती है, फ्री रहना चाहती है, ताकि ये सोच सके, कुछ कल्पना कर सके, कुछ अपने जैसा सोचना चाह रही है वो सोचे। इसका स्वभाव नहीं है कि इसको हम बंधन में बांधें। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको उस बुद्धि को सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे हटा करके आपको विषय में लगाना पड़ता है। तो वहां पर आपके लिए वो सब लोग नहीं कर सकते, वो काम सारे लोग नहीं कर सकते कि अपने ध्यान को अन्य जगह से हटा करके केवल पुस्तक में लगाना या उस विषय में लगाना, वो सब नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है कि अधिकतर लोग नहीं पढ़ पाते। आज देखिए, भारत में 74.4% लोग लिटरेट है, ये एज पर गूगल कहा गया है। ये फैक्ट हम सब लोगों को जानना जरूरी है। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स भी हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ाया नहीं है। उन्होंने ये नहीं देखा है कि स्कूल में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है और उसका समाधान कैसे होगा, ये उन्हें नहीं पता। क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, एनईपी जिसने बनाया है, वो क्लास में कभी नहीं है, उनको क्लास की प्रॉब्लम्स नहीं पता है। तो 74.4% लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, लेकिन उसमें से केवल 4.5% लोग ही ग्रेजुएट हैं। उन 74.4% में से भी केवल 4.5% लोग ही ग्रेजुएट हैं, और जो हाई स्कूल से ऊपर गए हैं शायद 6% है, मैं भी याद नहीं मुझे वो परसेंटेज। अब आप बताइए, स्कूल 74.4% बच्चा स्कूल गया, ये तो ठीक है, रफली आपका 3/4 बच्चा, जो भी पॉपुलेशन थी 3/4 बच्चा स्कूल तो गया, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। कुछ प्राइमरी के बाद छोड़ दिया, कुछ ने मिडिल के बाद छोड़ दिया, किसी ने हाई स्कूल के बाद छोड़ दिया, किसी ने इंटर के बाद छोड़ दिया। केवल 4.5% लोग ही ग्रेजुएशन कर पाते। क्या कारण बताइए। देखिए, आप लोग शिक्षक भी रहे हैं और भावी प्रधानाचार्य भी हैं, तो बताइए, अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता तो फिर आप, मैं you cannot prove yourself answer. Actually, lack of atmosphere, good educational atmosphere, lack of economic side, and lack of eagerness and lack of eagerness in whom? Students. नहीं, देखो स्टूडेंट तो स्कूल आए, देखो यही बात है ना, हम लोग क्या करते हैं, वी शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी बात को बिल्कुल अन्यथा नहीं लेंगे, है ना, मैं उम्र में बहुत बड़ी हूँ आपसे, और मेरा लक्ष्य यहाँ पर है कि मैं आप लोगों को जगाना, मेरा लक्ष्य आप लोगों को जगाना है, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि बच्चा स्कूल तो गया, 74.4% बच्चा गया, और पैसा वगैरह ज्यादा वो नहीं है, दिक्कत नहीं, कोई स्कूल हर क्षेत्र में है, सरकारी स्कूल है, अगर आपका पैसा नहीं तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं गया, वो गया स्कूल गया, लेकिन उसमें ड्रॉप आउट रेट, जिसको हम कहते हैं, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा हो गया हमारा। क्या कारण रहा इसका? कारण ये कि फैमिली जो उनके बैकग्राउंड है वो भी इसमें बहुत कुछ है। नहीं, वो स्कूल आ रहा है बच्चा, स्कूल आ रहा है बच्चा, ड्रॉप आउट हो रहा है ना, ड्रॉप आउट रेट जो हो रहा है, उसमें फैमिली से प्राइमरी से प्राप्त की, उसके बाद उनकी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं थी, या कॉलेज पहले समय में कुछ दूर भी नजदीक हो गए हैं, तो इस कारण से भी वो थोड़ा बहुत ड्रॉप आउट रहा। एक कारण आपका ये रहा, हम शिक्षा को इतना रुचिकर ही नहीं बना पाए कि वो उस चीज में कंटिन्यूअसली हमारे साथ आगे चलता। दिस इज द आंसर। ये आंसर है कि हमने शिक्षा को इतना रुचिकर बनाया ही नहीं कि वो बच्चा स्कूल आता भागा। बच्चे सब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं बच्चे। मैं स्कूल में देखती हूँ कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अगर हम शिक्षा को, टीचिंग को इतनी रुचिकर बना दें, इतनी इंटरेस्टिंग बना दें, हम क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं तो इतने लंबे समय से काम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ टीचर क्या करता है, क्लास में आए, उन्होंने पहले से शुरू किया, दे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेसन, देन सेकंड एंड थर्ड चैप्टर ऑफ द लेसन, जैसे कोई चैप्टर है ना, वो ये कोशिश नहीं करते जानने की इसमें से मुझे बच्चे को क्या सिखाना है कि बच्चे के लिए वो परमानेंट नॉलेज बने। कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है कि इस विषय को मैंने पहले साल पढ़ाया तो रिजल्ट मेरा 50% रहा,
अगले साल पढ़ाया तो 60% हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया? बताइए, आपके पास कोई ऐसा अनुभव है एज ए टीचर, कोई अनुभव है कि मैम ये इस टॉपिक को मैंने ऐसे करके सिंप्लीफाई किया, ये टॉपिक बच्चों की समझ में नहीं आता था? जैसे मेरा SST सब्जेक्ट मैंने देखा तो मैं मैथ पहले समझाती थी बच्चों को तो नहीं समझ में आता था, फिर मैंने उसकी ट्रिक उनको बताई कि जैसे कि हमने अपर साइड लोअर साइड ये 4 हमने पहले मेमोराइज कर लिए, उसके बाद जैसे हमारा हमने फूल करके लिखा तो PHUL, तो P से हमारा पंजाब आ गया, H से हमारा हिमाचल आ गया, UL से उत्तराखंड आ गया, और फिर हरी डंडी है तो वहाँ पे हरियाणा आ गया। इस तरीके से वो क्या, तो मेरे क्लास 4th और 5th के सारे बच्चे मैप अच्छे से फिल कर लेते हैं, सारे स्टेट्स। तो के बच्चे जी कहाँ पढ़े हैं आप? मैं सरस्वती शिशु मंदिर जीवन धाम अल्मोड़ा। अच्छा, जीवन धाम। देखिए, एक तरीका उन्होंने निकाला है ना, पढ़ा जैसे आप पढ़ाते हैं, देखिए ना, मैथ्स में शुरू होता है आपका जोड़ घटाना गुणा भाग से शुरू होता है। कैसे बताते हैं हम बच्चों को क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बताते हैं, है ना, कि हमने कहा 3 ऊपर से लिखा, नीचे से 5 लिखा, अब आप जोड़िए 5, 3 डंडियां बनाई बच्चे ने, है ना, वो 8 होगा। ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है स्कूल में, है ना, या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी है। हम क्यों नहीं उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाए कि ये है क्या चीज, मल्टीप्लाई क्या चीज है, गुणा क्या चीज है, या भाग क्या होता है, मीनिंग ऑफ वर्ड भाग क्या है, भाग का मीनिंग क्या है, उसको भाग जोड़ घटाना गुणा भाग हम बोलते हैं, उसका मीनिंग बताने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए हमें क्या करना है, देखिए ना, हमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना और उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप अपने टीचर को एग्जाम्पल नहीं दे सकते तो फिर आप अपने टीचर को कैसे सिखाएंगे, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी लेसन था, देखिए मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी लेसन है, जैसे उसमें पोटेंशियल वर्ड आता है, रेजिस्टेंस वर्ड आता है साइंस में, है ना। तो आपको पहले क्या करना, उन वर्ड के मीनिंग बता दिया आपने, पोटेंशियल का मीनिंग ये होता है और रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो मैंने अपने टीचर से कहा कि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो आप क्या कीजिए, ब्लैक बोर्ड पर वो टर्म लिख दीजिए इधर से, पहले मत बताइए कि इसको रेजिस्टेंस कहते हैं या इसको पोटेंशियल कहते हैं, आपने साइड में लिख दिए। अब आपने बताया कि ऐसा हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को उसने जाने नहीं दिया, यहाँ पे रुक गई इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये क्या हुआ होगा, बताइए इनमें से कौन सा टर्म होगा? उसको अपने आप से नहीं बताना कि प्रतिरोध हुआ है, प्रतिरोध का मीनिंग आपने पहले बता दिया, प्रतिरोध मानेंगे किसी चीज को रोकना, आपने पहले बता दिया प्रतिरोध का मीनिंग है। अनफॉर्चुनेटली जब हम पढ़ते हैं तो हमें टर्म्स का ना मीनिंग नहीं बताया जाता, तो हम क्या करते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं, कहीं पर भी, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले ये करना है कि आपने किसी भी विषय को कैसे आप इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि वो बच्चा उसको भूले नहीं, है ना। जो नॉलेज उसने खुद से कंस्ट्रक्ट की होगी वो कभी नहीं भूलेगा। जैसे मैंने अपने यहाँ क्या सिस्टम बनाया है, मैंने कहा EVS एक विषय होता है, उसमें ओपन बुक एग्जाम होता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। मैंने कहा ओपन बुक एग्जाम करो, हिंदी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत, समझाने की जरूरत ही नहीं है बच्चे को बोलो कि आप पढ़ो और देखो कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखोगे। आप लोगों के यहाँ शायद हिंदी मीडियम होगा, थोड़ा सा शायद दिक्कत आती होगी, लेकिन हिंदी में ये कर सकते हैं कि हिंदी में आपको पढ़ाना नहीं है, आपने कहा हिंदी की पुस्तक खोलिए, पीछे जो पाठ प्रश्न लिखे हुए इनके उत्तर किताब से छांट करके लिखिए। मैंने इंग्लिश में किया है, EVS हमारे यहाँ विषय होता है, EVS में हमारे यहाँ ओपन बुक एग्जाम होता है ना। हमने क्वेश्चन पेपर बनाया, बच्चों का किताब खोल के अब आप कीजिए। उसमें क्या किया आपने, कुछ तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जैसे अनसीन में आते हैं, है ना, अनसीन में कुछ प्रश्न बहुत सिंपल आते हैं, कुछ प्रश्नों को आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं कि बच्चा उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है ना। तो वो दिमाग लगाने की कोशिश करता है बच्चा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक टेस्ट पेपर बनाते हैं, उसको आगे और पीछे दोनों सेम छपा देते हैं, फोटोस्टेट की फैसिलिटी होती है हमारे पास, है ना। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे ने जैसे पहले हमने कहा पढ़ के आइएगा, आप इसको पढ़िए और कीजिए। पहली बार में बच्चा कितने नंबर लेकर के आ रहा है, फिर उसको दूसरा अटेम्प्ट दिया, फिर से आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं, तो बच्चा उसको सेल्फ स्टडी करता है। ये आप हिंदी में कर सकते हैं अपने यहाँ, या सामाजिक विषय आपका हिंदी में होता है तो सामाजिक विषय में आप आराम से हिंदी में कर सकते हैं कि हम पढ़ाएंगे नहीं, आप किताब से ये प्रश्न है ढूंढो कहाँ पर प्रश्न है और लिखो। क्योंकि देखिए हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हमें हिंदी बोलनी आती है और समझनी आती है, लिखनी नहीं आती बच्चों को जनरली हिंदी में लिखने में दिक्कत करते हैं, बच्चे की मातृभाषा में दिक्कत करते हैं, तो उसको लिखना सिखाना है। तो उसके लिए ओपन बुक एग्जाम कर सकते हैं, पढ़ाना नहीं है। आपने किताब खोल के दी सामाजिक विज्ञान की, कहा ये प्रश्न ढूंढो कहाँ पर प्रश्न,
है ना, देखो किस प्रश्न का, और फिर बच्चे से आप उसके साथ डिस्कस कीजिए। कोर्स खत्म करना कभी भी आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, ये कोर्स खत्म करना है ना। अगर आप क्रिएटिव तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आपको मिल सकता, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया है अपने यहाँ, एक साइंस के यहाँ पे कम ही लोग हैं, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा साइंस में कुछ बताती आपको कि जैसे मैंने कैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा सा। इंग्लिश में भी मैंने क्या किया है कि मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी नहीं आपको, ठीक है। इंग्लिश के कितने लोग हैं यहाँ पे जो इंग्लिश पढ़ाते हैं? इंग्लिश में ये कर सकते हैं, और मुझे नहीं पता क्योंकि आपके पास थोड़ा सा फोटो स्टेट इतना फैसिलिटी नहीं होती होगी। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने कहा ये पार्ट मैं पढ़ाऊंगी नहीं, पहला पैराग्राफ है उसमें से डिफिकल्ट वर्ड है वो मैंने लिखे लाइन से ऐसे कॉलम, वर्टिकल कॉलम में लिखे और उनके नीचे उनके मीनिंग लिख देती हूँ मैं, उनके मीनिंग लिख देती हूँ उनके नीचे से, ठीक है। अब बच्चे से कहा पार्ट उसको पैराग्राफ को पढ़ो और देखो किस वर्ड का मीनिंग कौन सा होगा इसमें से मैच का होगा, नया पार्ट देगा कि पुराने से नहीं, है ना। तो बच्चा उतनी देर दिमाग लगाता है। बच्चे को हमें दिमाग लगाना सिखाना है, बच्चे को हमें नॉलेज ट्रांसफर नहीं करनी है, पहला पॉइंट। बच्चे को बिल्कुल भी, बच्चे को हमें दिमाग लगाना सिखाना है। जैसे हमने भी क्या शुरू किया असेंबली में, मैंने ये देखा कि बच्चे जो हैं वो दे आर वेरी गुड लिसनर्स, लिसनर्स इन द सेंस कि वो बस सुनते रहते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, अगर आप केवल वन वे होगा, मोनोलॉग अगर वन वे होगा तो बच्चे उसको रिटर्न कुछ नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने पूछा आपसे कि भाई आपने क्या सीखा, तो एकदम से हाथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि क्लास हो सकता है इंटरेक्टिव ना हुई हो। क्लास का इंटरेक्टिव होना बहुत जरूरी है ना, तभी क्या होता है कि हम लोग एक्टिव भी रहते हैं अपने सेशन में। तो मैंने क्या सिस्टम किया, मैंने कहा देखो बच्चे जो है दिमाग नहीं लगा रहे हैं, तो मैंने बच्चों से कहा कि आप जो है पहले तो इनको दिमाग लगाना सिखाना जरूरी है। तो अब हम प्रतिदिन असेंबली में एक प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का उत्तर जो होता है वो किसी ज्ञान पर आधारित नहीं होता, वो उनके जो कॉमन सेंस है उस पर आधारित होता है ना। जैसे पिछले साल की बात है, जब हमने पहले स्कूल खोला था तो मैंने बच्चों से पूछा कि एक दिन इमेजिन कीजिए कि भगवान आपकी कक्षा में आए, तो बताइए वो किसी टीचर का वेश लेकर के आए हैं, आपको पता नहीं है कि वो टीचर आज उनकी जगह पर भगवान आए हैं, तो बताइए क्या हुआ होगा उस क्लास में। अब देखिए इसका आंसर जो है बच्चे ये किसी विषय में नहीं कि विज्ञान से दे देंगे या सामाजिक विषय से दे देंगे, इसका दिमाग को खुद सोचना, इसका आंसर में खुद सोचना है। तो बच्चों ने कुछ कुछ लिखा जैसा क्लास में टीचर करते हैं, उससे तो ये भी पता चला कि टीचर क्लास में क्या क्या करते हैं, है ना, एक तो ये पता चला। दूसरा एक बच्चे ने लिखा, पहले उसने भी यही लिखा कि टीचर ने ये जैसे बच्चे करते हैं, तो उसे पूरा काटा। उसके बाद उसने लिखा कि भगवान हमें वो पढ़ाएंगे जो हमें टीचर नहीं पढ़ा सकेंगे, है ना। भाई भगवान है वो टीचर से ऊपर है, तो जो टीचर नहीं पढ़ा सकते वो उस दिन हमें भगवान ने पढ़ाया, भगवान पढ़ाएंगे। इस तरह से हम प्रश्न बच्चों को, बहुत सारे प्रश्न बच्चों को पूछते हैं। जैसे अभी हमने प्रश्न पूछा बच्चों से कि आपको कौन कौन लोग प्यार करते हैं, छोटे बच्चों की असेंबली थी, जूनियर्स की असेंबली में अलग प्रश्न होते हैं, सीनियर्स की असेंबली में अलग प्रश्न होते हैं। तो जूनियर्स की असेंबली ने पूछा कि आपको कौन कौन लोग प्यार करते हैं, उन्होंने कहा हमारे मम्मी पापा, हमारे रिलेशन, हमारे टीचर्स। तो हमने कहा आपके मम्मी पापा आपको क्यों प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई सारे कारण बताया कि भाई इसलिए हमारे मम्मी पापा प्यार करते हैं। केवल एक बच्ची थी जिसने ये कहा क्योंकि मैं भी उनको प्यार करती हूँ इसलिए मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते। अब क्या ये उत्तर हमारे दिमाग में आता? अगर मुझसे पूछा जाता कि भाई आपके मम्मी पापा आपको क्यों प्यार करते हैं, तो शायद मेरे दिमाग में यही उत्तर आता कि भाई मैं उनकी बच्ची हूँ और वो अपने बच्चों को सब प्यार करते हैं। और उस बच्ची ने ये कहा कि हाँ क्योंकि मैं भी उनको प्यार करती हूँ। उससे एक मैसेज भी चला गया बच्चों तक कि अगर बच्चे अपने मम्मी पापा को प्यार नहीं करेंगे तो मम्मी पापा क्यों नहीं प्यार करेंगे। अब हमारा रोल क्या है, ऐसे प्रश्नों को ढूंढना। अब मेरे लिए हर दिन एक चैलेंज होता है, एक प्रश्न लेकर के असेंबली में जाना। अभी टीचर्स की तरफ से मुझे कभी प्रश्न नहीं मिला, हालांकि मैंने टीचर्स को बोला हुआ है, लेकिन टीचर्स अभी कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं डिस्कवर कर पा रहे हैं। मुझे हर दिन एक प्रश्न ढूंढ करके लेकर के असेंबली में जाना होता है। और फिर हम बच्चों से, बच्चे बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते हैं, कई बार बिल्कुल मतलब सही जवाब भी दे देते हैं बच्चे अपने कॉमन सेंस से, है ना। तो ये करना बहुत जरूरी ताकि बच्चा दिमाग लगाए। अब उसमें मैंने ये देखा है कि जब जूनियर्स की असेंबली है तो जूनियर्स की असेंबली में बच्चे बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, हर बच्चा जवाब देने की कोशिश करता है। लेकिन सीनियर्स में
बहुत ज्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो शुरू से ही उनको ये नहीं किया गया, उनके साथ ये एक्सरसाइज नहीं की गई कि उनसे प्रश्न पूछे गए। अधिकतर हम प्रश्न पूछते हैं जो उनके विषय से संबंधित होते हैं, तो बोले नहीं आते हैं तो वो भी चुप रहते हैं। तो हम उनको ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो विषय से संबंधित ना हो, ताकि आप उनको एनकरेज कर सकें। एक बच्चा है मेरे यहाँ अभी इस प्रेजेंट स्कूल में, वो लॉकडाउन में उसका एडमिशन हुआ। अब लॉकडाउन में तो क्लासेस हुई नहीं, तो वो बच्चा बहुत टर्म डेट बुद्धू बच्चा कि इसको कुछ नहीं आता। लेकिन ये जो प्रश्न हम असेंबली में पूछते हैं, तो वो अभी तक 6 प्राइजेस ले गया है। वो बच्चा, अकेला बच्चा 6 प्राइजेस वो अकेले लेकर, हम छोटा सा प्राइज भी देते हैं। तो वो अकेला बच्चा उन प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि वो कॉमन सेंस पर बेस्ड होते हैं, अनुभव नहीं, मतलब कॉमन सेंस पर बेस्ड। जैसे हमने एक प्रश्न पूछा उसमें कि चंद्रमा पर दिन और रात जो होता है वो पृथ्वी का 6 गुना होता है, उसकी लंबाई 6 गुना होती है। बताओ क्यों होती होगी? पृथ्वी पर अगर 24 घंटे का 12 घंटे का दिन है, तो वहां पर वो 6 गुना होता है, उसका 6 गुना होता है। तो क्यों होता होगा बताइए? उस बच्चे ने जवाब नहीं दिया, और बाकी जो क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करेगा? 24 घंटे क्यों नहीं? 24 घंटे में अर्थ जो है 1 राउंड लगा रही है, तो इसका मतलब कि वो उसकी मून की जो स्पीड है वो 1/6 है, वो इतना धीमे घूमता है, 1/6 घूमता है। तो इसलिए उसमें दिन बड़ा हो जाएगा, अपने आप में बड़ा। उस बच्चे केवल अकेला बच्चा था जिसने दिमाग लगाया, जबकि क्लास में बहुत अच्छे बच्चे 9th 10th के बच्चे भी थे, है ना। तो इस तरह के प्रश्न हमें ढूंढने, दिस इज क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी केवल आर्ट में नहीं, क्रिएटिविटी केवल क्लास में नहीं, क्रिएटिविटी हिंदी में है। जैसे हिंदी में हमने क्या किया है, हिंदी में मैंने कहा है कि आपको 2 बातें आपको सिखानी है हिंदी में। एक तो बच्चे को हिंदी लिखनी आनी चाहिए, दूसरा बच्चे के शब्द संपदा बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको शब्दों की मीनिंग आए। तो आप पर्यायवाची लिखाइए बच्चों को, कुछ मत कराइए, मैं हिंदी में कहती हूँ कुछ मत कराइए, पर जितने शब्द हो सकते हैं उतने शब्दों के पर्यायवाची लिखाइए बच्चों को, उतने शब्दों के विलोम लिखाइए और समानार्थी लिखाइए, समुच्चारित लिखाइए, और उनको रटा दीजिए बच्चों को, उनका प्रयोग समझा दीजिए बच्चों को। वही हिंदी है ना, कि आप उन शब्दों का प्रयोग कर सकें। तो ये हमने नया तरीका निकाला है हिंदी पढ़ाने का। और मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छे शब्द याद हो गए, 3rd 4th के बच्चों को, जो हम बड़े लोगों को हिंदी के शब्द याद नहीं होते। ये तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई ऐसे विशेष उसकी जरूरत होती नहीं है ना। अब जो आपके ना क्रियाशीलता और प्रयोग धर्मिता, क्रियाशीलता और प्रयोग धर्मिता, प्रयोग जैसे मैंने बताया आपको, एक्सपेरिमेंट्स आप क्या क्या कर सकते हैं। आपने कितनी रिसर्च की है। मेरे पास एक बुक है, टीचर एंड गाइड, वो किसी अमेरिकन टीचर ने लिखी, उसकी प्रेजेंट कॉस्ट क्या है पता है आपको? 35,000। अब गूगल पे ढूंढ लीजिएगा, बाय एम जी नॉट उसके राइटर हैं, टीचर एंड चाइल्ड। उसकी कॉस्ट 35,000 है, और मुझे वो किताब पता नहीं 100 रुपए कितने रुपए मिली, कैसे मिली ये देयर इज नो पॉइंट टू शेयर, है ना। वो मसूरी के किसी स्कूल के लाइब्रेरी में रही होगी। लाइब्रेरी से क्या करते थे कि जैसे ज्यादा किताबें होंगी तो वो लोग उसको जंक में बेच देते थे, तो वो किताब कहीं जंक में चली गई। जो आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े शहरों में कुछ किताबें मिलती है, किताबों की कबाड़ी वाले के यहाँ किताबें मिलती है। तो मेरे हस्बैंड को वो दिखी, बोल गया, और वो किताब जो है वो अगर कोई पढ़ ले और उसको इम्प्लीमेंट कर ले तो वो तो बेस्ट टीचर होगा ही होगा। उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बातें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। अब मैं क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ उस किताब का जिक्र क्यों कर रही हूँ? वो एक टीचर ने लिखी है, क्योंकि उस टीचर ने अपना जो माइंड है वो ओपन रखा। क्लास में क्या हो रहा है, बच्चा किस परिस्थिति में सीख रहा है, हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाते समय, है ना। वो टीचर देख रहा था, उसको नोट करता जा रहा था, और बाद में उसने बुक लिख ली। आज आप बताइए, एक बुक की कॉस्ट 35,000 है। अब अगर टीचर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, कुछ इन्वॉल्व नहीं होगा, तो फिर वो एक साधारण टीचर ही रह पाएगा, है ना। और अगर हम साधारण टीचर ही रहेंगे तो फिर हम एक साधारण एक प्रिंसिपल भी रहेंगे। तो अगर हमारे पास कुछ रिसर्च नहीं है, आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है कि भाई अगर आप बच्चे का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कारण है ना, आप रीजन देखिए और फिर यह देखिए ना, रीजन गिनाना तो बहुत आसान है कि ये नहीं हो सकता, इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ। अब उन परिस्थितियों में आप कैसे रिजल्ट देंगे, दिस इज मैनेजमेंट। आज का मैनेजमेंट क्या है, आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, है ना, जैसे आप लोगों के पास भी होंगे, सबके पास है, हमारे पास भी है ना। उन कंस्ट्रेंट के साथ आप कैसे रिजल्ट देंगे, वहां पर यू आर टेस्टेड। आप कितने एफिशिएंट हैं,
आपने देखा भाई ये समस्या है, बच्चा ये नहीं कर पाता, अब मैं इस समस्या को कैसे समाधान करूं। ऐसा नहीं देखिए, सरकारी स्कूलों में भी एग्जाम्पल्स हमारे पास है ना। सरकारी स्कूलों में देखिए कहा जाता कि बच्चे आते नहीं हैं, टीचर पढ़ाते नहीं, ऐसा नहीं। बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे जहाँ पे नहीं लगे एडमिशन के लिए, है ना, वहाँ भी बच्चे अच्छे घरों से आ रहे हैं, सिर्फ ऐसे वातावरण से आ रहे हैं कि जहाँ पर पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन टीचर्स अपना कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो बच्चे को अट्रैक्टिव बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि इस लाइफ में वी शुड नॉट एट ऑल बी शॉर्ट साइटेड कि मुझे क्या मिल रहा है ना। अधिकतर टीचर यही गलती करता है, जो मैं देखती हूँ अपने साथ भी, कि जो टीचर जब ये कैलकुलेट करने लगता है कि मुझे क्या मिल रहा है और मुझे कितना करना है, तो फिर वहां पर वो अपने जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, उसको स्टंट कर देता है। आपके पास हर दिन है जब आप अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। हर दिन आपने ये देखते हैं आज मैंने अपनी योग्यता में क्या ऐड किया, मैंने कोई नया शब्द सीखा, कोई नया कोड मुझे मिला कि जिस कोड को मैं अपने जीवन में उतार करके कुछ अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। आज के दिन में मेरी क्या उपलब्धि रही, है ना। जैसे अभी हमने होमवर्क दिया है, हमने कुछ अलग तरह का होमवर्क दिया है, मैं शेयर करूंगी बिल्कुल आपके साथ, जिसमें मैंने कहा जैसे स्कूलों में जब होमवर्क मिलता है तो आप देते हैं कि भाई हिंदी में ये करना, गणित में करना। मैंने ये कहा, उसमें मैंने कहा है कि प्रतिदिन आप शाम को ये लिखेंगे कि आज आपने अपने लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया और समाज के लिए क्या किया। अब आपने अपने लिए क्या किया, अगर आपने कुछ पढ़ा लिखा होगा वही तो अपने लिए, आप हर दिन ये देखें आज मैंने अपने लिए क्या किया, आज मैंने अपनी योग्यता में क्या वृद्धि की, क्या बढ़ाया अपनी योग्यता में, है ना। और मैंने अपने परिवार के लिए क्या किया। जैसे बच्चा है, बच्चे को हमें सिखाना है कि वो परिवार वालों की मदद करे, तो अगर उसने परिवार वालों किसी के लिए कुछ किया होगा, मम्मी के लिए, पापा के लिए, वो लिखेगा। और समाज के लिए क्या किया, बहुत जरूरी है बच्चों को आज समाज के प्रति सेंसिटाइज करना। आज हमारी जो शिक्षा नीति है उसका सबसे बड़ा फ्लॉ है कि हम बच्चों को जो अवेयरनेस है वो हमारा मतलब मेजर सब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहले हम बच्चों को बताएं कि आपने चारों ओर देखिए कि समस्याएं क्या हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट उसमें ये भी लिखा है कि आपने जो भी समस्या उस दिन आपके पास आई, उस समस्या को आपको लिखना है। अगर आप समाधान निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, पहले समस्याएं तो देखिए आप, है ना। अब देखिए इतने बड़े विश्व में क्या चल रहा है ना। हम कहते हैं कि देश अमीर है या गरीब है, क्या चल रहा है, किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है, कहाँ गलती हो गई, कहीं ना कहीं गलती हो गई है ना। जो लड़ाई हो रही है किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है ना। कुछ लोग भूखों मर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई नहीं हो रही है कि भाई लोग भूखों क्यों मर रहे हैं, इसके लिए लड़ाई हो रही है कि मेरी बाउंड्री, है ना। कहाँ फेल हो गया है, कहीं ना कहीं फेल हुए हैं हम। या कोरोना हुआ जैसे, तो कोरोना में भी क्या हम कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, हम टीचर्स ही फेल हुए, हम टीचर्स ही फेल हुए कि हम वो मानव मूल्य नहीं डाल पाए। अगर वो क्रिएट हुआ, कोरोना मान लीजिए क्रिएट हुआ, तो भी मानव मूल्य नहीं था, किसने मतलब ऐसे बायोलॉजिकल वेपन बनाया। और अगर था भी, मान लीजिए एक्सीडेंटल भी था, तो ऐसा नहीं था कि वो चेक नहीं हो सकता था, टाइमली हो सकता था। मतलब ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम कहाँ फेल हो रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को एक तो जो समस्याएं हैं उनसे उनको ढूंढने का उनको योग्य नहीं बना रहे कि आप समस्याएं ढूंढिए, समाज में क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने बच्चों को बोला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने उनसे कहा पहले होमवर्क दिया था कि आपको हल्द्वानी की प्रॉब्लम्स लेकर के आनी है। अब बच्चों को प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है, ना तो माता पिता को दिखती है। प्रॉब्लम क्या है हल्द्वानी की, मेन प्रॉब्लम क्या है हल्द्वानी की, क्यों सारे लोग हल्द्वानी शिफ्ट हो रहे हैं, पूरा कुमारी से लोग हल्द्वानी शिफ्ट हो रहे हैं, तो हल्द्वानी बर्ज कर रहा है ना। क्या क्या कारण है, हल्द्वानी के संसाधनों में कमी आएगी, कि पानी नहीं आएगा, बिजली रोज की प्रॉब्लम आएगी, तो क्यों हो रहा है ना। तो वो जो समस्याएं हैं, समस्याएं ढूंढना हमें सिखाना है। दूसरा जो मैंने बच्चों से बोला, अभिभावकों से बोला, हमारी ऑनलाइन मीटिंग थी, मैंने कहा भाई ये बताइए कि कोई भी देश अमीर क्यों है, कोई भी देश गरीब क्यों है। हमें पता है, मैंने इकोनॉमिक्स वाले लोगों से भी बात करी कि भाई एक देश गरीब क्यों कहलाता है या एक देश अमीर क्यों कहलाता है। छोटे से बच्चे को हम ये बताएं कैसे तुम अपने देश को एक अमीर देश बना सकते हो। मुझे नहीं पता, खुद मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से बात करी, इकोनॉमिक्स के टीचर उनसे भी बात करी, लेकिन वो मुझे नहीं दे पाया अभी तक कि मुझे कंक्रीट 10 पॉइंट्स में चाहिए कि मैं क्या करूं कि मैं अपने देश को एक अमीर देश बनाऊं। और इकोनॉमी क्या चीज होती है,
जैसे हमने कहा कोरोना के समय में इकोनॉमी पूरे विश्व के नीचे चली गई। अरे पूरे विश्व का पैसा तो विश्व में ही था ना, या भारत का पैसा तो भारत में ही था, तो भारत से बाहर तो नहीं गया पैसा, तो बैंक में जो भी रहा होगा। तो फिर ये इकोनॉमी जो हम शब्द कहते हैं, ये कौन इसको इन्फ्लुएंस करता है? एक कॉमन आदमी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मुझे एडमिट करने में कहीं कोई शर्म नहीं है कि मुझे भी नहीं पता कि इकोनॉमी क्या होती है देश की, क्योंकि मुझे लगा जब देश का पैसा है वो तो देश में ही रहा ना, सर्कुलेट नहीं हुआ। अब सर्कुलेट होने से क्या होता है, इकोनॉमी कैसे बढ़ती है? तो वो एक टॉपिक, एक हालांकि इकोनॉमिक सब्जेक्ट है 9th में, लेकिन ये विषय नहीं उसमें कवर है कि बच्चे के हर व्यक्ति की समझ में आ जाए। अब इलेक्शंस होते हैं, देखिए इलेक्शंस होते हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। कैसे करेंगे? फिर न तो कोई पूछता कैसे होगा, फिर आपने ये फ्री कर दिया या आपने वो फ्री कर दिया, हम ये करेंगे, कैसे करेंगे? आप हमें इकोनॉमिक्स तो समझाइए ना कि देश की कितनी इनकम है, कहाँ से कितना पैसा आता है। ये कहीं किसी मैनिफेस्टो में नहीं होता, जो उनका मैनिफेस्टो होता है ना, उसमें घोषणा पत्र या चुनावी घोषणा पत्र जो होता है उसमें ये नहीं लिखा होता है। कैसे होगा आप बताइए, है ना? अभी बिजली कट हो रही थी, क्यों बिजली कट हो रही थी? जो मैंने पढ़ा कि बिजली क्यों कट हो रही थी, क्योंकि कोल कंपनीज हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बिजली काटनी शुरू, उन्होंने कोल को पैसा नहीं दे रहे हैं, तो कोल इंडिया ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने बिजली बनाना कम कर दिया। उन्होंने कहा हम कम बनाएंगे तब कोल हमारा बचेगा। अब मेरे बच्चे ने पूछा, मैंने बताया, उसने कहा मैम सरकार पेमेंट क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि सरकार पेमेंट क्यों नहीं कर रही है? जो फ्री बिजली बांटी जा रही है उसका पेमेंट सरकार को करना है, वो सरकार नहीं कर पा रही है ना, जो फ्री है। तो उसमें एक ये सजेशन था कि जो किसान को बिजली फ्री मिल रही है, ये सुना उसमें था जो किसान का जो अभी बना था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जितना मैंने सुना है, मुझे नहीं पता इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, कि जो बिजली ये नियम बनाया था किसान बिजली का बिल खुद देगा, ठीक है, जो भी उसका है, और उसको जिस तरह उसने बिल दिया है वो बिल उसको सरकार वापस करेगी, ताकि कम से कम जो वितरण वाले हैं उनको पैसा मिल जाए। और किसान भी फिर क्या करेगा, जिसको फ्री बिजली मिल रही है वो उसका थोड़ा जुडिशियस यूज करेगा, कम करेगा। और फिर सरकार का तो वो ऑर्डर है, किसान को ऑर्डर है, तो उसका पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा, उसका पैसा देना ही पड़ेगा, तो फिर सरकार जो है उसका पैसा देगी किसान का जो उसने पेमेंट किया है। तो ये नियम अच्छा बना, लेकिन नहीं चला। तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि कहाँ से आएगा पैसा, आप ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, भले ये कोर्स में नहीं है। हम में से कितने प्रिंसिपल्स इस बात को लेंगे कि हम इसको पहले स्टडी करेंगे कि देश की इकोनॉमी क्या होती है। जब तक बच्चे को देश की इकोनॉमी नहीं पता होगी कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है, अपने देश का एक अच्छा नागरिक बन सकता है, उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। कुछ बच्चे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड है ना, उन्हें बताने के लिए, लेकिन कुछ बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है। वही हमारा रोल है, वही हमारा रोल है कि हर बच्चा उस शिक्षा की जो हमारी प्रक्रिया चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करे, वो हमारा रोल है। और प्रिंसिपल जो होता है वो देखिए इज द पायलट, सारा स्कूल इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल, स्कूल इज रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, उसका प्रतिबिंब है ना। किसी भी स्कूल को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल स्कूल का कैसा है, क्या उसका इंटरेस्ट है। तो सारे बच्चों के भविष्य जो है वो आपके हाथ में है, और वहां पर हमारे पास कभी भी कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से ये नहीं हो रहा, ये लिमिटेशन है, तो अब हम क्या करें, अब ये समस्या आ गई है, इस समस्या का समाधान क्या हो, बच्चों से लीजिए समस्या का समाधान। आपके पास कई यहाँ पे प्रिंसिपल जो होंगे जो सीनियर सेकेंडरी में होंगे, सेकेंडरी क्लास में होंगे, तो वो हमें बच्चों को समाधान सिखाना है। तो आजकल जो है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज आर द स्किल्स आर टू बी टॉट, है ना, कि डिसीजन मेकिंग है। बच्चे से पूछा हमने कि एक दिन मैं और मेरी कोऑर्डिनेटर जो हम साथ गाड़ी से जाते हैं, उनका बच्चा भी हमारे साथ बैठा था, लेकिन छोटे छोटे इंसिडेंट आप लोगों को मैरिड भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, तो उन बच्चों को आपको कैसे सिखानी, ये सारी चीजें आप अपने बच्चों पर भी लागू कर सकते हैं। तो हम बैठे थे, तो रोड थोड़ा सा संकरी थी, तो हमारा ड्राइवर भी आ गया, उधर वाला ड्राइवर भी आगे आ गया, अब ब्लॉक हो गया, किसी एक को पीछे जाना था, या तो हम पीछे जाते या वो पीछे जाता। तो मैंने तुरंत बच्चे से कहा, मैंने कहा देखो बेटा डिसीजन मेकिंग यहीं पे काम आता है, ये डिसीजन गलत हो गया, उसका या तो उसका गलत हुआ या हमारा गलत हुआ, क्या हम आगे बढ़ गए, है ना। तो उस वाले को बैक करना पड़ा कि उसके पास जगह थी सामने, वो बैक हुआ, अब देखो किसका डिसीजन गलत हुआ। उसके लिए कोई
स्पेशल क्लास की जरूरत नहीं है, एज ए फादर भी या एज ए मदर भी उसके लिए अलग क्लास की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि आज का दिन आप अभी मैंने होमवर्क भी दिया है कि एक दिन सारे घर के डिसीजन बच्चे को ले दीजिए, फिर आप देखिए कि आज कौन कौन से डिसीजन गलत हुए और कौन कौन से डिसीजन सही हुए। तो बच्चे के दिमाग में इंसर्ट कर देना, हर बच्चे के दिमाग में, कि आपकी लाइफ इज गवर्न्ड बाय योर एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपकी लाइफ पूरी की पूरी चलती है किससे? आपके एक फैक्ट से कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कितना है ना। तो ये आपके लाइफ स्किल्स में आता है। तो आपका देखिए लीडरशिप आपके अंदर कब होगी? जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी। मेन है आपका EQ, आपका SQ, आपका टीम स्पिरिट, आपका डिसीजन मेकिंग और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप अपने आप को मार्क्स दीजिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुझे कितने नंबर मिलेंगे 10 में से, या डिसीजन मेकिंग में मुझे कितने नंबर मिलेंगे, है ना। ये आपकी लीडरशिप है। क्रियाशीलता, आपको एफिशिएंसी, आपको जो हमने बताया आप कितने एफिशिएंट हैं, कितने एक्टिव हैं, कि आप अपने टीचर्स के लिए एक मॉडल है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि हमारे सर या हमारी मैडम कितनी एनर्जेटिक है। तो आप आराम से बैठ ही नहीं सकते, टीचर आपके आराम से बैठ ही नहीं सकते। अगर आप खुद कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो टीचर भी कुर्सी पे बैठना सीखेगा, है ना। फिर आपका है देखिए प्रयोगधर्मिता, एक्सपेरिमेंट्स आपने कितने किए, कि मैंने ऐसा किया तो रिजल्ट ऐसा आया, है ना। कोई भी कहीं पर भी हम कहें, जैसे मैंने आपको बताया, अपना एक प्रयोग बताया कि मुझे लगा कि बच्चे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हम बच्चों को प्रश्न पूछना नहीं सिखा रहे हैं, हम इनके दिमाग को शार्प नहीं कर रहे हैं। स्कूल का रोल पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है कि जो बच्चे की एक रोड मेमोराइजेशन को टेस्ट करता है, जबकि एग्जाम हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें जो पढ़ाया गया है उससे कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए जो पढ़ाया गया है, उसको उसमें वो आना चाहिए कि उसने जो पढ़ा है उससे उस एज ए पर्सन उसमें क्या चेंज आया, वो उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है, जिसका इवेल्युएशन मुश्किल होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। अब बताइए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या अंतर होता है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है एक, और एक सब्जेक्टिव प्रश्न होता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर हम ये कहेंगे, हमने कोई पाठ दिया और उसमें से हमने कहा, कोई प्रॉब्लम दे दी, हमने कहा कि भाई इसका आपका आंसर क्या है, तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर भी हो सकता है ना। तो अब मुझे ये बताएं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या अंतर है? प्रश्न होते हैं ना, दो तरह के प्रश्न होते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। मुझे अपनी कैटेगरी हो गई, तो अब बताएं क्या अंतर होता है? ऑब्जेक्टिव में उसका एक निश्चित आंसर होता है, हाँ। जैसे कोई सीक्वेंस है 4, उसको मल्टीपल चॉइस है तो एक करेक्ट होगा। सब्जेक्टिव में वो अपने व्यूज दे सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है ना। ये प्रश्न मैंने एक, मुझे वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला मेरठ में, 83 टीचर्स बैठे हुए थे। उन 83 टीचर्स को पब्लिक स्कूल के टीचर्स थे, किसी को नहीं पता था कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या अंतर। जनरली हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव माने शॉर्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव माने लॉन्ग क्वेश्चन। नहीं, सब्जेक्टिव माने जिसका प्रश्न का उत्तर कई सारे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि गांधी जी का जीवन इतिहास, वो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि गांधी जी के जीवन इतिहास को आप बदल नहीं सकते, कब जन्म हुआ, कब वो कहां है, वो बदल नहीं सकते, वो सारा ऑब्जेक्टिव है, भले वो छोटा नहीं है। सब्जेक्टिव क्या हो गया कि उनकी शिक्षा पर नीति कैसी थी, वो अलग अलग लोगों को अलग अलग लग सकती है, कि उनकी किसी ने कहा कि ये है, किसी ने कहा वो है ना। तो ऐसी आंसर्स हैं, जैसे हमने कहा आपके मम्मी पापा आपको क्यों प्यार करते हैं, तो डिफरेंट आंसर्स हैं बच्चों के, वो आपके सब्जेक्टिव आंसर्स हो गए। तो बोर्ड क्या करता है, कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो यूके बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, क्योंकि टीचर्स इतने एफिशिएंट नहीं है, वो कैसे प्रश्न पत्र बनाता है जिसका एक ही आंसर होता है, और वो आंसर शीट सब मिल जाती है उनको, टीचर्स को आंसर शीट मिल जाती है, फिर वो आंसर से मिला मिला के कॉपी चेक करते हैं। अनफॉर्चुनेट है, ये सबसे अनफॉर्चुनेट है हमारे देश का जो हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम है। लेकिन अगर कोई प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि जो सब्जेक्टिव होगा, तो क्या होगा, टीचर को ही आंसर करने में हो सकता है नंबर काट दे, बच्चे के साथ जस्टिस ना हो। इसलिए क्या हो रहा है, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे, शिक्षा के क्षेत्र में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और हम भी उसी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, फिर जो टीचर्स आ रहे हैं उसी शिक्षा पद्धति के प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि हम बच्चों के अंदर वो सृजन करने की शक्ति जो है, कैसे कंस्ट्रक्ट करें, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। नवाचार, जिसको आप हिंदी में कहते हैं नवाचार कह रहे हैं, क्योंकि हम खुद नवाचार नहीं कर पाते, हमें सिखाया है नवाचार, है ना। तो आप लोग जब तक खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अगर आपके पास कोई रिसर्च नहीं, आपके पास कुछ शेयर करने के लिए नहीं, मैं अपने टीचर से कहती हूँ, स्टाफ मीटिंग में अगर आपके पास कुछ शेयर करने के लिए नहीं है कि मैं क्लास में गया, ऐसा हुआ, तो फिर इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, है ना।
आपके पास प्रतिदिन कुछ शेयर करने के लिए होना चाहिए कि आज असेंबली में ऐसा हुआ या कक्षा में ऐसा हुआ कि आज मैंने ये पढ़ाया, मुझे लगा नहीं मैं तो गलत तरीके से पढ़ा रहा था या पढ़ा रही थी, इसका तो ये तरीका बेटर था, है ना। जैसे हम कहते हैं, देखिए छोटी सी बात है कि इंग्लिश में भी नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एनिमल नहीं होता इसमें, एनिमल लिखा ही नहीं है। अब बच्चा कंफ्यूजन कि एनिमल किसमें आएगा, नाउन हुआ कि नहीं होगा, ये डेफिनेशन चली आ रही है और चली आ रही है ना। अब देखिए उसको लगता है कि नेम है केवल पर्सन का, यानी अगर राकेश है तो राकेश नाउन है, पर अगर हम कहेंगे पर्सन, बॉय, मैन है तो वो नाउन होगा कि नहीं होगा। हम उसको सिखा देते हैं कि मैन जो है नाउन होगा। तो मैंने कहा कि टीचर्स को इस डेफिनेशन को आप सिखाएंगे ही, बिल्कुल नहीं सिखाएंगे आप। ये डेफिनेशन मुझे कहीं दिखने में, सुनने में नहीं आनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, आप पाठ पढ़ाइए, उसमें से आप ढूंढिए कि कितने पर्सन है इसमें, कितने प्लेसेस हैं इसमें, कितने थिंग्स हैं इसमें और कितने इसमें एनिमल्स। पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स को ढूंढिए आप। हाँ, 5। अब उसके बाद क्या है फिर आपका कि कुछ ऐसे नाउन होंगे जो आपके विजिबल होंगे, कुछ है ना, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। चलिए ये तो विषय इस समय नहीं है। जैसे मैंने एक प्रश्न और पूछा, थोड़ा सा समय ले लेती हूँ, ठीक है। विज्ञान के जो टीचर्स हैं हम कहते हैं कि कोई भी काम के पीछे आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर मुझे इसको मूव करना है, अगर ये वर्क हो रहा है, कोई मूवमेंट के पीछे, कोई मोशन के पीछे कोई फोर्स होता है ना। कोई भी मूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा। अब देखिए प्रश्न मैंने ढूंढा, ये प्रश्न मेरे टीचर नहीं ढूंढा, कौन से प्रश्न मैंने ढूंढे, इस समय नहीं है। अगर आप कहेंगे तो प्रधानाचार्य से शेयर करूंगी, आप भी बच्चों से पूछ सकते हैं प्रश्नों को। तो मैंने कहा कि जब हम मोशन तभी होता है जब फोर्स लगता है, पर एक बच्चा दौड़ रहा है फील्ड में, तो वहां पे फोर्स है ही नहीं। मैंने कहा कौन दौड़ा रहा है उसको बताइए। अभी तक बच्चे ने जवाब नहीं दिया, उसका बच्चे नहीं दे पाए इसका जवाब। मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं फिर नेक्स्ट असेंबली में बच्चों को बताते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर आप आओगे आंसर के लिए तो मैं आंसर बताऊंगी, अगर आप नहीं आओगे आंसर के लिए, इसका मतलब आप जानना ही नहीं चाहते, तो आपको बता के क्या फायदा। अगर आपने आज कोई प्रश्न पूछा तो आप देखेंगे कितने बच्चे आपके पास दूसरे दिन आएंगे कि सर उसका उत्तर क्या था, आते ही नहीं बच्चे। ये हमारा एक अनफॉर्चुनेट सिस्टम है। तो फिर मैंने बच्चों से कहा बताइए क्या फोर्स था उसमें। वो बच्चा दौड़ रहा है तो उसको तो कोई दौड़ा नहीं रहा है, बताइए क्या फोर्स था। इनविजिबल फोर्स। इनविजिबल फोर्स कौन सा था? मस्कुलर फोर्स। नहीं, मस्कुलर तो लगा ना, मस्कुलर तो लगा। देखो उसके अंदर जो विश थी कि मुझे दौड़ना है, देखिए दो ही फोर्स है धरती पर, एक जो विजिबल है और एक इनविजिबल है। जो अंदर आपके अंदर जो इनविजिबल फोर्स है जो आपको मूव कराता है, प्राण जो आपका है, वही फोर्स है, कुछ नहीं काम करता है ना। दो फोर्स में से कौन सा फोर्स काम करता है ज्यादा? एक तो विजिबल है, वो तो करेगा आपको पता कितना करेगा, लेकिन जब तक आपके अंदर वो फोर्स नहीं है दौड़ाने वाला, आपको दौड़ाने वाला, आपको मोशन में लाने वाला, तो कुछ नहीं है ना। तो दिस क्वेश्चन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं। अगर सर कहेंगे तो मैं सर के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप पूछ सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और इस तरह से प्रश्न क्रिएट करें और सर के पास मेरा नंबर होगा, अगर आपको कोई प्रश्न मिले ये मेरी मदद होगी, क्योंकि मुझे भी प्रश्न हर दिन ढूंढना पड़ता है, तो मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता हो। फिर बहुत अच्छा होता है, मेरा हर समय दिमाग चलता रहता है ना। खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो दिमाग चलता रहता है कि आज के लिए क्या प्रश्न होगा, आज के लिए क्या प्रश्न होगा। 11th हार में कभी कभी फिर मिल जाता है, लेकिन प्रश्न मिल जाता है। जैसा आपने कहा देखो भाई पेड़ है बाहर, कुछ के पेड़ के पत्ते गिरे हुए, कुछ के पत्ते नहीं गिरे हुए, तो क्यों नहीं होंगे बताइए, ऐसा क्यों हुआ? सबके पत्ते हरे क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए कि ये पतझड़ का मौसम होता तब तो हम कहते हैं कि सारे पत्ते नहीं गिरते हैं, कुछ के गिरते हैं, कुछ के नहीं गिरते हैं। ऐसी व्यवस्था क्यों है धरती पर होता है? सोचिए इसका कारण क्या है। क्योंकि जो भी है, मंकी क्यों बनाया भगवान ने, मंकी को क्यों बनाया? बताइए मंकी का क्या रोल है, क्या रोल है? तो बच्चा सोचेगा है ना कि भाई कोई भी जो जानवर है, कुछ भी इस धरती पर जो भी चीज है उसकी कोई ना कोई उपयोगिता है, हर एक चीज की उपयोगिता है। वो उपयोगिता को ढूंढना बच्चे का काम है, और वो उसको एनकरेज करना उससे करवाना वो हमारा काम है। तो ये आपका जो है आपकी रिसर्च, जो आपके प्रयोग आप करते हैं कि आपने ये प्रयोग किया, हाँ इससे फर्क पड़ा बच्चे में, आपने कोई काम किया, कोई शुरू किया कोई चीज, आपको लगा हाँ इससे फर्क पड़ा, बच्चे में कुछ अंतर आया। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आएंगे। तो व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, हम लोग ना हमेशा ब्लेम गेम करते रहते हैं
हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, सबसे पहले अपनी गलती देखनी है, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल मेरा रोल कितना इफेक्टिव है, मैं कितना देश की उन्नति में सहायक हूँ, है ना, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और तब हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते हैं वो बंद करेंगे, है ना। तो हम सब लोगों को मिल करके, और जो एक टीचर अर्न कर सकता अपनी लाइफ में वो कोई नहीं अर्न कर सकता, जो सम्मान वो कोई नहीं कर सकता जो एक टीचर कर सकता है। क्या आपको कभी ऐसा पत्र मिला कि यस मैडम आप मेरी जिंदगी में आपने ये परिवर्तन लाया है ना? आज नहीं, जब आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पत्र मिले तो सही, किसी बच्चे का एक एक्नॉलेजमेंट मिले तो सही कि हाँ सर आपका मेरे जीवन में एक इन्फ्लुएंस है। अगर नहीं मिला तो समझिए निरर्थक रहा जीवन एज ए शिक्षक, मेरा ये मानना है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने जीवन को एज ए टीचर, पहले हम टीचर हैं, प्रिंसिपल बाद में हैं, सार्थक बनाएंगे और देश की प्रगति में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, बहुमूल्य बनाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच।